लगभग उस पद पे थे ही, वो भारत के राष्ट्रपति हो गए। 1957 में फिर चुनाव हुए, 56-57 में। 56-57 के चुनावों में फिर नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए, धूमधाम से बने। 57 के चुनाव में बाबू राजेंद्र प्रसाद फिर राष्ट्रपति बन गए। मतलब उस समय सवाल था कि राष्ट्रपति कोई कितनी बार बने, तो राजेंद्र बाबू की इच्छा थी कि उनको एक टर्म और मिलनी चाहिए, तो बन गए। क्योंकि लगभग उसी समय अमेरिका में ऐसा हुआ था कि एक राष्ट्रपति लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बना था। हालांकि चौथी बार टर्म शुरू हुई थी, उसके बाद उनकी तुरंत मृत्यु हो गई थी। और तब अमेरिकी संविधान में एक संशोधन हुआ कि कोई भी व्यक्ति वहां पर 2 पूरी टर्म तक ही राष्ट्रपति रह सकता है, उससे ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता। ये 1950s की बात है। भारत में था कि वो वहां 4 की बात है, यहाँ 2 बार तो चलाओ कम से कम। तो बाबूजी दूसरी बार राष्ट्रपति बने। हालांकि नेहरू जी से उनकी थोड़ी खटपट चल रही थी। वो खटपट क्यों चल रही थी? हिंदू कोड बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, शाहबानो, कैसी सारी कहानी मिलकर कैसे दिन समझाऊंगा आपको, तब ये बात सामने आएगी। बहरहाल 1957 में जब इलेक्शन हो गया, नेहरू जी पीएम बन गए, तो 5 साल की टर्म थी। 1962 की शुरुआत में तीसरे लोकसभा चुनाव हुए, नेहरू जी फिर धूमधाम से पीएम बन गए। 62 में राष्ट्रपति का चुनाव फिर से हुआ। कहने वाले कह रहे थे कि राजेंद्र बाबू एक बार फिर चाह रहे थे, लेकिन नेहरू जी बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। तो अंदर ही अंदर कुछ खटपट हुई। फाइनली ये तय हुआ कि राजेंद्र बाबू ने कहा कि मैं राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी हूं ही नहीं। और तब यह हुआ कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनाया गया, जिसमें एक पक्ष ये था, एक तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, दूसरा पक्ष ये भी था कि उत्तर और दक्षिण का बैलेंस मेंटेन रहे, कि दक्षिण भारत से राष्ट्रपति हो, उत्तर भारत से प्रधानमंत्री हो। क्योंकि पहले दोनों उत्तर भारत से थे। अब यह हुआ कि दक्षिण भारत को यह ना लगे कि हम तो कहीं हैं ही नहीं। तो 1962 में जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार बन गए पीएम, और राष्ट्रपति पद पर आ गए कौन व्यक्ति? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये बन गए भारत के तीसरे राष्ट्रपति, यानी तीसरी टर्म, वैसे दूसरे राष्ट्रपति। ये सब 62 की शुरुआत की बातें हैं। फरवरी मार्च के आसपास इलेक्शन हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया। और 62 के साल में ही अक्टूबर और नवंबर में चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ। चीन पर नेहरू जी को बहुत विश्वास था। जब चीन में 1949 क्रांति हुई, तो दुनिया में सबसे पहले आगे बढ़कर भारत ने उसका सम्मान किया, भारत ने उसको रिकॉग्निशन दी, सम्मान दिया। लेकिन चीन के इरादे कुछ अलग थे, जैसा हम मानते हैं। और चीन ने अक्साई चिन के मामले में, और जो नेफा का इलाका माना जाता है, जिसको अरुणाचल प्रदेश आज की कहते हैं, उस पर अपने हक को लेकर युद्ध लड़ा, और उस युद्ध में भारत की पराजय हुई। भारत एक उभरता हुआ देश था, गरीब देश उस समय, सेना भी कमजोर थी। हम चीन से हार गए, और हार भी तब गए जबकि नेहरू जी बार बार चीन के प्रति एक गहरा सम्मान, भाईचारे का भाव दिखा रहे थे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चल रहा था। कहते हैं कि नेहरू जी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और 1964 में जब उनकी मौत हुई, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं यह सदमा काम कर रहा था। राधाकृष्णन बहुत नाराज थे। उन्होंने नेहरू जी की सरकार को घुटनों पर झुका दिए इस मुद्दे पर, युद्ध के मामले में। और जब तक नेहरू के रक्षा मंत्री मेनन साहब का इस्तीफा नहीं लिखवा लिया, तब तक वो शांत नहीं बैठे। 1964 के मई महीने में नेहरू जी की मृत्यु हो गई, और नेहरू जी की मृत्यु होते देश में एक वैक्यूम हो गया। तो एक परंपरा बनी कि जो सीनियर मोस्ट लीडर है उसको प्रधानमंत्री बना देंगे। तो कुछ समय के लिए गुलजारीलाल नंदा जी 10-15 दिनों के लिए पीएम बने, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा था कि कौन किसको बनाए प्रधानमंत्री। 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक का नाम था मोरारजी देसाई। और सही बात करें तो हक तो उन्हीं का बनता था, क्योंकि मोरारजी बहुत पॉपुलर आदमी थे। मोरारजी देसाई का अगर इतिहास थोड़ा सा आपको जानना हो, गुजरात, जो आजकल गुजरात है, वहां उनका जन्म हुआ। सिविल सर्वेंट थे, डिप्टी कलेक्टर रहे थे। कहां? गोधरा में। जिस गोधरा को हम 2000 ईस्वी के बाद से जानने लगे हैं, उस गोधरा में डिप्टी कलेक्टर थे 1928, 29, 30 के आसपास। थोड़ा सा कुछ उनका एंगल इस तरह का था उस जमाने में। 1928-29 में गोधरा में कुछ दंगे हुए,
वो डिप्टी कलेक्टर थे, बाद में जांच हुई, जांच में पाया गया कि वो थोड़ा सा हिंदू पक्ष की ओर झुके हुए थे। जब ये जांच साबित हुई 1930 में, तो उन्होंने इस्तीफा दिया अपनी डिप्टी कलेक्टरी से और गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो गए। तेज तर्रार नेता थे, गांधीवादी थे, लेकिन आक्रामक थे, खुददार किस्म के आदमी थे। खूब जम के राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद मुंबई यानी बॉम्बे जो राज्य था उसके मुख्यमंत्री हुए। उस समय के बंबई का मतलब ध्यान रखना, पूरा महाराष्ट्र पूरा गुजरात मिला के उसको बंबई कहते थे। उस प्रांत के मुख्यमंत्री हुए। फिर नेहरू जी की एक सरकार में केंद्र में वित्त मंत्री भी रहे थे। और यह माना जाता था कि नेहरू जी के बाद नंबर 2 पे जो सबसे कद्दावर नेता है वो मोरारजी देसाई ही है। वो अपने हक को लेकर बहुत आक्रामक भी थे। उनका मानना था कि जो मेरा हक है वो मेरा हक है। नेहरू जी की मौत के बाद स्वाभाविक रूप से उनकी इच्छा थी कि मैं पीएम बनूं। लेकिन उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो व्यक्ति थे उनका नाम था के कामराज। के कामराज तमिलनाडु के 9 साल मुख्यमंत्री रह के आए थे और 1964 से 67 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वही थे। कामराज भी पीएम बनने की बात सोच सकते थे, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने उसको मना कर दिया। उनको शायद इस बात का इल्म था कि वो बहुत सुरक्षित रास्ता नहीं है। कामराज को भारतीय राजनीति में किंग मेकर कहा जाता है। उनको यह समझ में आ गया था कि अगर मोरारजी देसाई भारत के पीएम बने तो उन्हें कंट्रोल करना पार्टी के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत नामी आदमी थे, खुददार आदमी थे। तो उन्होंने पार्टी के अंदर सहमति बनाई और सहमति बना के एक और व्यक्ति जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी भी महान नेता थे, लेकिन शास्त्री जी की कद इतना ऊंचा उस समय नहीं था जितना ऊंचा कद मोरारजी देसाई का था। पर कामराज साहब की अपनी असुरक्षाएं थी, अपने खतरे थे, अपने डर थे, वहम थे, और पार्टी में सहमति बनी और सर्वसम्मति से, कंसेंसस से लाल बहादुर शास्त्री जी को पीएम चुन लिया गया और वो भारत के आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल कोई बहुत ऐसा नहीं था कि जो जादू भरा हो, रोमांचक किस्म का हो, ठीक था। युद्ध से कमर टूटी ही हुई थी। 1965 में पाकिस्तान ने फिर युद्ध छेड़ दिया। युद्ध के समय भारत में खाद्यान्न का संकट हो गया, तो शास्त्री जी ने देश से वायदा लिया कि वो सप्ताह में एक दिन सोमवार की रात को भोजन नहीं करेंगे। लोगों ने उनकी बात को माना, सम्मान किया। युद्ध बहुत सारी अन्य चीजों को ढक देता है, ये शास्त्री जी के कार्यकाल में सामने आया। उनका कार्यकाल एक औसत कार्यकाल था, कोई बहुत खास कार्यकाल नहीं था। लेकिन जैसे ही इंडो पाक वॉर हुआ और उन्होंने अपने सूझबूझ से उस युद्ध में भारत को जितवा दिया, तो पूरे देश में उनके नाम के नारे लगने लगे। जय जवान जय किसान उनका नारा था और खूब पॉपुलर हो गए। 1965 के युद्ध के बाद एक समझौता भारत पाकिस्तान में हुआ ताशकंद में, आप जानते हैं, जो कि उज्बेकिस्तान यानी कि उस समय के यूएसएसआर का पार्ट था। वो वहां गए। 11 जनवरी 1966 को समझौता हुआ। समझौते की रात के ही समय उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। कई व्याख्याएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सामान्य मौत ही, हार्ट अटैक था। 1980 में फिर वो पीएम बनी 4 साल के लिए, लेकिन ये 11 साल एक शासन को मिले, ऐसे ही नहीं मिल गए। जैसे इंदिरा गांधी पीएम बनने की रेस में आई, वो शास्त्री जी के शासन के दौरान सूचना मंत्री थी, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, और मोरारजी को अपने कद से नीचे लगा तो शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में शामिल होने में उन्होंने अरुचि दिखाई। ये थी सूचना मंत्री। जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो सवाल उठा फिर से कि अब कौन पीएम बनेगा। उस समय फिर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? के कामराज थे, क्योंकि वो 1964 से 67 3 साल अध्यक्ष रहे। और देखिए रोचक कि उन्हीं 3 सालों में 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई और उनको 2 बार मौका मिला किंग मेकर बनने का। इस बार मोरारजी ने कसम खा ली थी कि पीएम मैं ही बनूंगा, क्योंकि मेरा ही हक बनता है, सबसे ऊंचा कद मेरा ही है। इंदिरा गांधी इस 1.5-2 साल के पीरियड में, लगभग 1.5 साल मान लीजिए, कॉन्फिडेंस उनको आने लगा था कि वो शासन चला सकती है। उन्होंने अंदर ही अंदर ठाना हुआ था कि मैं पीएम बनूंगी। लेकिन उनको लेकर जो कामराज के मन में छवि थी
या जो बाकी निजलिंगप्पा जैसे नेता थे उनके मन में छवि थी, वो छवि एक शब्द चलता है गूंगी गुड़िया। ये शब्द उस समय की भारतीय राजनीति का बहुत प्रसिद्ध शब्द हुआ था। के कामराज चाहते थे कि इंदिरा गांधी पीएम बने। क्यों? इसलिए नहीं कि वो अच्छे पीएम होंगे, बल्कि इसलिए कि मोरारजी को कंट्रोल करना उनके बस की बात नहीं थी। पर ये तो बच्ची है, गूंगी गुड़िया है। वो तो बाद में गुड़िया ने दिखाया कि गूंगी है कि नहीं है, लेकिन उस समय उनको लगा कि गूंगी गुड़िया है, इसको पीएम बना देते हैं, शासन हम चलाएंगे, इसको जो बोलेंगे कर देगी, इसे कंट्रोल करना आसान काम है। इस बार मोरारजी सहमत होने को तैयार थे ही नहीं। पिछली बार तो सहमति बन गई थी पार्टी में, इस बार मोरारजी अड़गे कि ना, वोट करवाओ भाई। तो कांग्रेस की जो अखिल भारतीय समिति थी, कार्य समिति थी, उसमें इलेक्शन हुआ, इंटरनल इलेक्शन हुआ। और बहुत रोचक बात है, उस इंटरनल इलेक्शन में इंदिरा गांधी जीत गई। और तब यह हुआ कि कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री बनेंगी इंदिरा गांधी। इसलिए इंदिरा गांधी और मोरारजी के बीच का संबंध शुरू से ही 36 का आंकड़ा था, क्योंकि मोरारजी को लगता था कि मेरे आखिरी कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री बनने का जो अवसर था वो छीन लिए इस गूंगी गुड़िया ने। इस वजह से वो बहुत नाराज रहते थे। 1966 में इंदिरा गांधी पीएम बनी। राष्ट्रपति आपको पता ही 1962 में बन गए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो अब तक चल ही रहे थे, 5 साल थे उनके पास, 67 तक रहने वाले थे। इस समय तक आते आते कांग्रेस की हालत एकदम चकनाचूर हो चुकी थी। राम मनोहर लोहिया ने एक नारा दिया उस समय, गैर कांग्रेसवाद। और 67 के इलेक्शन के लिए भारतीय जनसंघ की तैयारियां बहुत तेज थी। स्वतंत्र पार्टी काम कर रही थी और ये राम मनोहर लोहिया जी काम कर रहे थे। सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस को हराया जाए। और जब कांग्रेस को हराने के लिए आंदोलन हुआ, 1967 का इलेक्शन हुआ। 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस में भी 2 फाड़ थे, मोरारजी अलग, इंदिरा जी अलग, मतलब साथ साथ दिख रहे थे किंतु अलग अलग थे। और देश को लगने लगा था कि अब वो बात नहीं बची जो नेहरू के जमाने की बात थी। और फाइनली क्या हुआ? जो पार्टी बहुत बुलंद बहुमत से जीता करती थी 1967 के इलेक्शन में केवल 283 सीटें जीत पाई, यानी कि साधारण बहुमत से केवल 22 सीटें ज्यादा, बस। और ये डामाडोल मामला था। साथ में राज्यों के इलेक्शन भी हुए थे। 6 राज्यों की सरकारें हाथ से निकल गई। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री अपनी सीट नहीं बचा सके। और इस प्रकार सरकार बेहद कमजोर थी। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सरकार अगर कमजोर होगी तो सुप्रीम कोर्ट ताकतवर हो जाएगा। 1967 में सरकार का कमजोर होना और गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट का सरकार की मंशा के विरुद्ध फैसला दे देना, इस बात का प्रमाण है कि सरकार का कमजोर होना और सुप्रीम कोर्ट का ताकतवर होना एक ही तराजू के 2 पहलू होते हैं। इंदिरा गांधी देख रही थी कि ठीक है, क्या करें, क्या कर सकते हैं, अब जो फैसला हुआ सो हुआ। लेकिन 1967 में फिर भी सरकार बच गई, केंद्र में बहुमत मिल गया। और इस बहुमत के बाद क्या हुआ कि पीएम बनी इंदिरा गांधी। डेप्यूटी पीएम, उप प्रधानमंत्री का पद, साथ में फाइनेंस मिनिस्टर का पद मिला मोरारजी देसाई को। पहले तो मोरारजी बहुत पक्ष में नहीं थे इस बात के, लेकिन अब उन्होंने जिद कर दी कि मैं डिप्टी पीएम से नीचे कुछ नहीं बनूंगा। ध्यान रखना है कि स्वाधीन भारत के इतिहास में उप प्रधानमंत्री का पद पहली बार मिला था पटेल को। जब नेहरू प्रधानमंत्री बने तो पटेल को बनाया गया उप प्रधानमंत्री, साथ में होम मिनिस्टर। दूसरी बार उप प्रधानमंत्री का पद दिया गया मोरारजी देसाई को 1967 में, जब इंदिरा गांधी पीएम बनी, साथ वित्त मंत्री, क्योंकि वित्त मंत्री वो नेहरू के जमाने में भी 4 साल रह चुके थे। अब इंदिरा गांधी को लग रहा था कि कैसे मैं धीरे धीरे पार्टी के भीतर अपनी ताकत बनाऊं, कैसे मैं देश में कांग्रेस की खोई हुई प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाऊं। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट जो उसके हाथ से निकल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो अटपटे आ रहे हैं, उन फैसलों